हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D और आज की क्लास में हम तीन जो कि अच्छे फिगर्स हैं, ट्रेपेजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम, मतलब कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ये मेंसुरेशन 2D की क्लास है। इन वीडियो लेक्चर्स का पर्पस है आपको सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड करना, बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला फिगर आपके सामने मैं ले रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज। आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हेडिंग डालेंगे समलंब चतुर्भुज। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्फीयर और उसके बाद रेक्टेंगल, वर्ग, वृत्त, ये सारे फिगर छोटे छोटे हो चुके हैं। आज 3 फिगर होंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें सारे ही 2D फिगर्स से क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान भाषा में। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। नोट्स बनाते चले, सारा कंटेंट आपके सामने होगा, मेंसुरेशन एकदम बेसिक से होगा। तो आइए फिगर बनाता हूं आपके सामने। आज मैं कुछ लेकर आया हूं फिगर बनाने की आपके लिए, ताकि कोई भी फिगर गड़बड़ ना बने, एकदम एग्जैक्ट फिगर जैसा आप देखेंगे वैसा ही आप सीखेंगे। फिगर में बनाता हूं, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। आइए अब समझते हैं, समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यह है समलंब चतुर्भुज। इसको नाम में दे रहा हूं A, B, C, D। बहुत ही ध्यान से इसके बारे में समझिए। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होते हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। आपने कहा AB जो है वो समांतर है CD। समझ पा रहे हैं बात को? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। दूसरी बात, यहाँ पर एंगल की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का वो पार्ट होगा। हमें 2 चीजें पढ़नी है 2D फिगर में। एक पढ़ना है परिमाप और दूसरा क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं और क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर B और एरिया B। अब इसके बारे में समझते हैं कि आमने सामने की बजाय समांतर है लेकिन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। समलंब नाम क्यों है? देखिए, सम का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री। तो समलंब क्या है? अगर आप इस चीज से इस पर एक लंब डालते हैं तो ये जो लंब होगा, ये लंब BC पर AB पर लंब होगा और एक लंब आप यहां से डालते हैं। ये जो दोनों ही लंब है आपके समान लंबाई के हैं। ये दोनों ही लंब क्या है? समान लंबाई के हैं, इसलिए इसका नाम हुआ समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एग्जाम में ये फिगर जो है सिर्फ इतना रहेगा, आपको अज्यूम करना है। ये जो परपेंडिकुलर जो लंब है वो आपको अज्यूम करके इनको बनाना पड़ेगा। आइए हम इसके परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप की अगर आप बात करें तो आपने कहा किसी भी फिगर का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? बाहरी भुजाओं का योग होता है। बाहरी भुजाओं का योग परिमाप होता है। आप कहेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, जो कि इसका क्या होगा? परिमाप होगा। तो मैं लिख देता हूं इसको, मैं A B C D नाम दे देता हूं। तो आप बड़ी आसानी से A प्लस B प्लस C प्लस D कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। आगे बढ़ा मैं, एग्जाम में क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, क्षेत्रफल की पहले बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल को समझते हैं। मैं 2 तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। पहले बेसिक बात समझिए, एक्चुअल में है क्या। अगर मैं इस आकृति को देखूं तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे, और आप कहेंगे सर ये वाली भुजा तो इस वाली के बराबर है और ये 2 लंब आपस में दोनों बराबर है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वाली इस वाली के बराबर है। बराबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती। तो इसमें मैं आयात का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल, आयात का क्षेत्रफल, क्योंकि मेरे लिए ये आयात ही तो है। मतलब कि आधार गुणे में ऊंचाई, इससे ये वाला निकल आएगा।
और अगर मैं 1/2 समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगाऊं, जो कि 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है, उससे इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल है यहाँ पर, ये दोनों समान ही बनेंगे, तो मैं दो ट्रायंगल को करूंगा तो 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी आधार गुणे में ऊंचाई, और फिर इन सबको जोड़ दूंगा तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इन पूरी चीजों को कंबाइन करने के बाद जो मैंने आपको अलग अलग बताया, इसका हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये सब करना ना पड़े, ये तो मैंने तरीका बता दिया कि इसमें ये सभी तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ, मतलब 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB एंड CD। तो आप कहेंगे समांतर भुजाओं का योग मतलब AB प्लस CD गुणे में ऊंचाई H, हाइट। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं। समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई। अब सर इसमें समांतर भुजाओं का योग क्यों किया है, हमने किसी भी आकृति का 2D आकृति का क्षेत्रफल जो पढ़ा है वो पढ़ा है आधार गुणे में ऊंचाई, इतना पढ़ा है आया। एक इसमें ये आधार है, ये इसमें क्या है, आधार है सर। और ये जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है वो नीचे वाली के इक्वल नहीं है। ऊपर वाली के इक्वल है क्या, नहीं है। अगर ये इक्वल होती दोनों तो ये आयत बन जाता, ऊपर और नीचे वाली बराबर होती क्या बन जाता, आयत। आयत का फॉर्मूला क्या हो जाता, आधार गुणे में ऊंचाई। लेकिन सर इसमें ये दोनों इक्वल नहीं, तो मैं आधार गुणे में ऊंचाई नहीं कर सकता। लेकिन इसकी भी जो लेंथ है वो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। तो मैंने क्या किया, 1/2 करके इसका और इसका जो है मीन निकाल लिया, माध्य निकाल लिया। माध्य कैसे निकाल लिया, आपने ये वाली लाइन भी जोड़ दी और ये वाली लाइन भी जोड़ दी, और 2 का क्या कर दिया, भाग कर दिया। इससे इन दोनों का माध्य निकल आएगा, गुणे में क्या करते हैं, ऊंचाई। तो सर फिर आयत में क्यों नहीं होता 1/2, इसमें भी तो ऐसे ही होता है। देखो आप, ये था आधार और ये भी क्या था, आधार। अब आप इन दोनों आधार को जोड़कर इनका माध्य निकालते तो मैं करता 1/2 आधार प्लस दूसरा आधार, आधार और आधार 2 आधार हो जाते। तो 1/2 इंटू 2 आधार, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ क्या बच जाता है, यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज है, तो इसको रटना नहीं है। आपने कहा कि हर फिगर में ही दोनों भुजाओं का माध्य निकालते हैं, आयत में भी निकालते हैं, लेकिन आयत में 1/2 से 1/2 कट जाता है, इसलिए वो समझ में आता नहीं है। इसमें ये दो भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए माध्य निकालना पड़ेगा। तो समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD गुणे में ऊंचाई। ये इसके क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये क्या है, क्षेत्रफल के फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये कहां से आया अब आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बहुत फिर और इसके बारे में अच्छी बात करूंगा। मेरा मकसद है आपको कोई भी फॉर्मूला रटवाना नहीं है, फॉर्मूला बनाना सिखाना है, ताकि एग्जाम में जब भी आपके सामने सिर्फ नाम आ जाए समलम चतुर्भुज, आपके दिमाग में पूरी कहानी आ जाए और आप तुरंत फॉर्मूला बनाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आधार, इसको आप हाइट बोलेंगे, ऊंचाई ये और ये दोनों समान ही है। आपके सिलेबस में जो है ये जो समलंब चतुर्भुज है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर और इररेगुलर। हम बात कर रहे हैं रेगुलर। रेगुलर में ये दोनों समान ही होंगे और आपके सिलेबस में सिर्फ रेगुलर ही है, इररेगुलर नहीं। ये पूरी कहानी समझाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ूंगा, है ना, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, समझिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि परिमाप और इसमें आपको मुझे दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ू, मिटा रहा हूँ इसको। अब अगर हमारे सामने सिर्फ इतना आ जाता है इसके बारे में, ये फिगर हमारे सामने इसको मिटा दें, इसके बाद ये तो मेरे सामने रहेगा, इतना है। अब आप समझिए, देखिए, आपको बस दिया गया है इतना कि एक समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज है, A B C और ये D, एक समलंब चतुर्भुज है आपका। उसमें इस भुजा की जो लंबाई है आपकी, इस भुजा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है।
कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इतना देकर आपसे पूछ लिया गया है, ये जो 6 सेंटीमीटर दे दिया और ये वाली जो भुजा देती है वो 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, इतनी बात को समझ पा रहे हैं? ये 6 दे दिया और ये कितना दे दिया? 5 दे दिया है। और अब आपसे पूछ लिया है कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा। इसका क्या परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्या करना है, हमें चीजों को समझना है दिमाग। मैंने अभी जो फिगर आपको बताया है उसका एप्लीकेशन में बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को किस प्रकार। अभी देखे तो कुछ भी नहीं दिया, बड़ी भुजा आपको दी नहीं है, क्या दी है बड़ी भुजा, इसकी हाइट आपको दी है क्या? नहीं। लेकिन देखिए आप कितनी आसानी से चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए अब हमें क्या लगाना है, हमारी जो कल क्लास में मैंने बात की थी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आप जितना अच्छा इसको इमेज कर लेंगे उतना ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है सवाल में तो मुझे उन चीजों की तरफ आगे बढ़ना है जो जो चीजें पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है सर? अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो इसकी हाइट बनाना मेरे लिए पॉसिबल है। बोलो हाँ या ना? सर ये आपने इसकी हाइट को ड्रॉ कर लिया। हाइट को जैसे ड्रॉ किया, हाइट का मतलब होता है वो लाइन जो बेस से 90 डिग्री पर। हाँ, अब देखिए आगे क्या कर सकता हूँ, अब मुझे सिर्फ चलते चलना ही सवाल सॉल्व होता जाएगा। आप कहेंगे सर अगर ये 6 है, ये कितनी है? 6, तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होगी ना? बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए आप अगर ये 5 है, अगर आपके नॉलेज के हिसाब से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने कम दी है, मान लीजिए मैं बोल देता कि ये पूरी 10 है, ये भी मैंने दे दी, ये भी कितनी दे दी? 10। क्योंकि अगर मैं ये 10 नहीं दूंगा तो और क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आपके लेवल से ज्यादा होगा। ए बी की वैल्यू भी पहले से कितनी दी थी? 10 दे दी। ये और मान के चलता हूँ, वैसे तो हम वैसे भी कर सकते थे, इसको 10 दे दी। तो ये 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6 होगी। 6 अगर है तो आप कहेंगे देखिए परिमाप तो निकल ही जाता, अगर ये पूरी 10 है, ये कितनी है? 6, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी। तो मैं इसको लिख दूं 5 होगी। तो परिमाप जरा बताएं क्या होगा? फॉर्मूला नहीं लगाना सर, 10 और 5 15 6 21 और 5 26। तो परिमाप क्या है हमारा? 26। अब हमें बात करनी है क्षेत्रफल की। ठीक है, तो मैंने कहा आपके सामने क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब मेरे पास क्या हो? हाइट हो। और हाइट कब होगी? जब मेरे पास इस ट्रायंगल में कम से कम 2 भुजाएं हैं। हाँ है ना? तो मैंने क्या कहा, अगर ये 6 है तो नीचे वाली भी कितनी होगी? 6। अगर यहां से यहां तक ये 6 है तो इसके जस्ट नीचे यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 6 होगी। 6 होगी। टोटल कितनी थी? 10 अगर ये टोटल है तो आप कहेंगे 6 अगर ये होगी तो 4 बच जाती है। कितनी बच जाती है? 4 बच जाती है। 4 को आप 2 बराबर भागों में बांट देंगे। हाँ है ना? अब मेरे पास, अब मुझे ये अगर हाइट मिल जाती है तो ही मैं एरिया निकाल पाऊंगा। आपके लिए बड़ा आसान है, आप कहेंगे सर ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस के हिसाब से 25 में से 4 √21 इसकी हाइट आ जाएगी। पाइथागोरस पर वैसे जब आप लगाएंगे तो ऐसे ही आएगा, है ना? कर्ण का वर्ग -25 आधार का वर्ग 4 है ना, 21 तो √21 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, आप कहेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में भुजाएं। समांतर भुजाएं कितनी है? 10 और 6 16। फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जिसका? क्षेत्रफल का। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, समांतर भुजा मतलब बड़ी भुजा प्लस छोटी भुजा का योग 10 और 6 16। गुणे में ऊंचाई कितना है? √21 8√20। यही सवाल का उत्तर हो जाए। मेरी बात को समझना है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि इस 6 को नीचे लेकर आना, वो चीज आपको समझना। उम्मीद करता हूँ ये बात समझना आपकी सिर्फ समझे हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए जो आपको करना। अब इसके बारे में एक और मजेदार चीज बताऊंगा। देखिए अब और समझिए, थोड़ा डीप में जाइए और कुछ चीजें और समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
एक्चुअल में अगर मैं देखूं आपको बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं कि देखिए ट्रेपेजियम जो है, जो आपका ट्रेपेजियम जो है वो आयात ही होता है, कुछ और नहीं होता। ट्रेपेजियम क्या होता है? आयात होता है। देखिए किस प्रकार आते हैं। एक बात बताइए, अभी तक मैंने इस वाली भुजा की लंबाई कितनी बताई थी? 10। कितनी बताई थी? 10। और एरिया जो अभी आया था वो हम लिख कर रख लेते हैं एक साइड। वो कितना आया था सर? 8√21 यही आया था एरिया। अब देखिए जिसमें हाइट √21 है, ये वाली पूरी कितनी है? 10। ये वाली कितनी है? 6। ये वाला अंदर वाली जो है वो 6 सेंटीमीटर की है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि ट्रेपेजियम इज नथिंग, इट इज जस्ट रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम एक रेक्टेंगल ही है, समलंब चतुर्भुज एक आयात ही है। देखो आप एक बात बताइए, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है आपके सामने बना के रखा हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया? कट। ये वाली भुजा कितनी है? 2। और ये भी कितनी है? 2। एक काम करो, इसको उल्टा कर दो और उल्टा करके ये वाली जो 2 वाली लाइन है उसको यहाँ खींच दो, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो 5, ये भी 5 है और ये भी 5, मतलब वो यहाँ पर आकर फिक्स हो गई। हाँ, और ये वाली जो हाइट है वो यहाँ पर चली गई सर। हाँ है ना? बिल्कुल सर। अब इसको जरा छुपा कर देखो, इसको जरा मैं मिटा रहा हूं आपके सामने, इसको मैंने मिटा दिया, बोलो हाँ। और इन सब सारी कहानी को अंदर वाली को मिटा रहा हूं, तो ये क्या बन गया? आयत। थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं। ये फिगर क्या बन गया सर? आयत ही तो बन गया। अब एक काम करो, ये यहाँ से यहाँ तक 6 और ये कितनी? 2। कितनी है? 8। कितनी हुई? 8। और हाइट किसकी कितनी है? √21। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। लंबाई कितनी है? 6 और 2 8। चौड़ाई कितनी है? √21। क्या आ गया एरिया? क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल। बनाने का इसका तरीका अलग था, है ये आयात ही। मेरी बात को समझ पा रहे? हाँ, इसका रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या पता हमने मान लीजिए हमें किसी चीज की फेंसिंग करनी है, वो इस तरीके का हो, है ना, तो हम बोलेंगे उसको ट्रेपेजियम। जो निकल की चीज आएगी वो किसके तौर पर आएगी? इस बात को समझ पा रहे हैं? ये यहाँ का जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, पेरीमीटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? किसी भी चीज का पेरीमीटर क्यों निकालते हैं? पेरीमीटर को निकालने का मतलब, मान लीजिए ये आपका कोई खेत है, इसके चारों तरफ आपको फेंस लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ते भी, फेंस लगाना है तो पेरीमीटर पता करना पड़ेगा ना कि इसके चारों तरफ कितनी रस्सी लगेगी। उम्मीद करता हूँ ट्रेपेजियम के बारे में सब कुछ समझ गए। कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। और ट्रेपेजियम नाम की चीज यहाँ पर खत्म होती है आपकी। इससे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको आगे भी करवाऊंगा। ट्रेपेजियम के बाद दूसरा डालेंगे आप पैरेललोग्राम, मतलब कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। फिगर बनाता हूं पैरेललोग्राम का, देखिए एग्जैक्ट फिगर बनना चाहिए। ये आपका पैरेललोग्राम का फिगर है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सभी समांतर चतुर्भुज, जैसे कि अगर मैं इसको सीधा कर दूं, अगर मैं इसको तो ये आयत बन जाएगा या नहीं? इसका मतलब जितने भी आयत हैं, क्या बोला आपने? जितने भी आयत हैं वो सारे समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी आयत हैं वो क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज। लेकिन कोई भी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। मतलब कि कोई भी से मतलब है कि सारे समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं बोल सकते हो, लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो।
क्यों? क्योंकि सर आयात में भी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, हाँ है ना, इसलिए आयात भी समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज आयात नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज तिरछा होता है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। ये बात याद रखेंगे, है ना। मान लो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सभी आयात समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयात नहीं भी, आप देख नहीं पा रहे, यहाँ से भी ये रिलेशन निकलता है। आगे बढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। देखिए, इसका एरिया एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, क्यों? क्योंकि इसका एरिया निकालना उतना आसान नहीं है। आइए जरा समझते हैं। परिमाप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चारों भुजाओं का योगी परिमाप होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं विकर्ण, विकर्ण AC और विकर्ण BD। आप देख पा रहे हैं सर, जो विकर्ण है इसके AC इज नॉट इक्वल टू BD, एक दूसरे के विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? फिगर को जितना ज्यादा तिरछा करोगे ये वाली लेंथ बढ़ती चली जाएगी और ये वाला पॉइंट इसके पास आता चला जाएगा, मतलब एक विकर्ण छोटा होता चला जाएगा, दूसरा बढ़ता जाएगा, इसलिए इसके विकर्ण बराबर होते नहीं। लेकिन कोई भी एक विकर्ण इस चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस विकर्ण को भूल जाइए आप, तो ये वाला विकर्ण में अगर डालोगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर एरिया के रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इस विकर्ण को ले लो तो ये और ये बराबर एरिया के रहेंगे। करना क्या है इसमें, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। इसमें अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसकी हाइट क्या होगी? अभी तक आप ना इसको हाइट बोल सकते हैं, क्यों? हाइट वो होगी सर जो किसी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, समझ पा रहे? ये डायगोनल भी जो है इसके विकर्ण है वो 90 डिग्री पर नहीं है, गलती ना करें आप, है ना, कि आपको लगे कि 90 डिग्री पर है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो अब इसका एरिया जो है वो कैसे निकलेगा? विकर्ण के ऊपर लंब डाले जाएंगे, विकर्ण के ऊपर क्या डाले जाएंगे? लंब डाले जाएंगे, और वो जो लंब होगा वही इसकी क्या कहलाएगी? हाइट, और विकर्ण इसका आधार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक ही विकर्ण इसमें ले रहा हूं, अभी ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए कोई विकर्ण BD है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी विकर्ण क्या है? BD है। मैंने इससे बिंदु C से एक लंब डाला, ठीक है, और बिंदु A से एक लंब डाला, ठीक है। ये मिलेगा नहीं, क्योंकि मिल गया तो ये तो विकर्ण बन जाएगा, और विकर्ण 90 डिग्री पर इसके होते नहीं। मैं इसको H1 नाम दे दे रहा हूं। क्या नाम दे दिया मैंने? H1 का मतलब मेरा हाइट है, और इसको क्या नाम दे दूं मैं? H2। अब बात को मेरे को समझिए आप। अगर मैं देखूं तो BD इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये जो BD लाइन है वो इस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे सर इसका एरिया निकाल कर इसके एरिया में जोड़ दो तो क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा। अब अगर मैं बात करूं BCD की, किसकी बात करें? BCD। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इनको इनकी हाइट की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती है ना। तो आपने कहा BCD, क्या बोला? BCD एक समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण कैसे है? BCD, अच्छा BCD नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं? BCD कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए, BCD की बात करूं तो BCD को मैं यहां बना ले रहा हूं। मान लीजिए ये भुजा B है और ये भुजा D है, इसको मैंने यहां पर बना दिया, ये पॉइंट C हो जाए, और C से H1, C से क्या? ये H1, इसको इस प्रकार समझिए। तो सर आपने कहा BD के ऊपर 90 डिग्री बन रहा था, मैंने बिल्कुल यहां पर बना दिया सीधा कर। आधार क्या हो जाएगा इस केस में? BD, मतलब विकर्ण ही इसका आधार हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? BD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? H1। इसका मतलब है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, जहां पर आधार इसका विकर्ण है और ऊंचाई हमें जो भी दी रही हो, ठीक है। इसके लिए फिर से वही लगाऊंगा, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बार तो ये, एक बार अब इस फिगर को नहीं बना रहा हूं, चलिए इस साइड बना लेता हूं। फिर से मेरा वो बनेगा क्या? BD, ये BD होगा वापस से, भाई BD तो कॉमन है ना दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हुई A, ये हुआ A, और A से यहाँ पर ये जो डाला वो हो गया H2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहेंगे 1/2 आधार क्या होगा? फिर से BD गुणे में H2, है ना।
यहाँ पर आधार और ऊंचाई मिटाकर इनको नाम दे दे रहा हूं BD इंटू H1। पूरी बात को समझ पा रहे? अब क्या किया, टोटल एरिया निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 1/2 BD इंटू H2 प्लस 1/2 BD इंटू H2, हाँ H2 लिख लिया, H1। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर। दोनों को जोड़ दूंगा। यस सर। 1/2 BD कॉमन आ जाएगा, 1/2 BD कॉमन है तो 1/2 BD कॉमन आया, बच गया H1 प्लस H2। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ 1/2 विकर्ण की लंबाई गुणों में दोनों ऊंचाइयों का योग, यही तो बोलना चाह रहा हूँ। इसमें उलझिए मत आप बोलना चाह रहे हैं 1/2 गुणे में क्या, विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण हो सकता है, विकर्ण इंटू H1 प्लस H2। पूरी बात को समझ पा रहे हैं ना? ये किसका फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है ना? 1/2 डायगोनल, विकर्ण का मतलब यहाँ पर डायगोनल से है, इंटू H1 प्लस H2। इतनी बात को समझ पा रहे हैं ना? इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ मैंने यहाँ बना दिया, इस एंगल को निकाल कर यहाँ इसको निकाल कर दोनों को जोड़ दिया। आपको इन सब में नहीं उलझना है। 1/2 विकर्ण इंटू दोनों ऊंचाइयों का योग कहां से आया वो आप सीख चुके, आप बता भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार का है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, जो कि बनाई हुआ है यहाँ पर, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में खींचे गए विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खींचे गए विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये मत सोचना कि कौन सा विकर्ण होगा, आप तो कोई सा भी विकर्ण बना सकते हैं। खींचे गए विकर्ण की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? विपरीत सिरों से उस विकर्ण पर डाले गए लंबी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाइए। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिगर नहीं बनाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फिगर को कितना बना पाते हैं। अगर आप फिगर को बना पाते हैं तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं, हमें दिया है कि विकर्ण जो है BD है जो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और विपरीत सिरों से इस विकर्ण पर खींची गई लंब की लंबाई, देखिए क्लियर कर दिया कि लंब की लंबाई, इसका मतलब जो भी चीज है वो परपेंडिकुलर है, और जो भी चीज परपेंडिकुलर हो जाती है वो हमेशा हाइट हो जाती है। जो भी चीज परपेंडिकुलर हो जाती है वो क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। तो खींची गई लंब की लंबाई 8 और 10 सेंटीमीटर दी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लंब खींचा है वो 8 सेंटीमीटर का है ना, और यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका आंसर 10 सेंटीमीटर है। हाँ ठीक है, कर लीजिए, आराम से करिए। ये पूरा 20 देखिए बोर्ड पर देखेंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। देखिए हमने देखा कि जब ऐसा आ जाएगा तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आधार तो दोनों का कॉमन ही है, 24 ही। अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके सिखा दिया। बिल्कुल, आधार तो दोनों का क्या है? कॉमन है। फॉर्मूला में ड्राइव करना सिखाया अभी आपको। आपने कहा 1/2, आधार क्या है? कॉमन है, इसीलिए हम एक बार लिख रहे हैं क्योंकि आधार कॉमन है। कॉमन क्या है? 24 गुणे में दोनों ऊंचाइयों का योग 10 और 8 18। एग्जाम में बड़ी आसानी से इतनी जल्दी कर जाओगे। 9 टाइम्स कट जाएगा। 10 होता तो 240, एक कम है मतलब 24 कम होगा तो कितना है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब गुणा करोगे आप दोनों का तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? फॉर्मूला नहीं रखना है। आपने कहा इस आधार पर से ही ये दोनों ऊंचाइयां हैं तो दोनों ऊंचाइयां जुड़ेंगी और आधार कॉमन है तो कॉमन। इतनी बात को समझ पा रहे हैं?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिगर जो होगा समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। बहुत बेसिक बात करते चल रहा हूँ। अच्छा, एक हेरोस फार्मूला से भी इनके क्षेत्रफल निकाले जाते हैं, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्राइंगल जब पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? ट्राइंगल हम पढ़ेंगे, तब उसका हम यूज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अगला फिगर है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। इसके लिए मुझे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए समचतुर्भुज बनता कैसे है। जितने अच्छे से आपको फिगर समझ पाऊंगा उतनी अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आकृति आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखनी चाहिए, बिल्कुल सही आकृति होनी चाहिए, तभी आपके अंदर एक फीलिंग आएगी और आप उसको कभी गलत, अगर मैं आड़ा टेढ़ा बनाऊंगा इसको अपने हाथ से तो फिर आपको फील नहीं आ पाएगा। देखिए 3 आकृतियां आज हमने पढ़ी है, अभी तक 2 पढ़ी है। समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम हमने बोला था, हमने पढ़ा है एक जिसको समलंब हमने बोला है ट्रेपेजियम, और अभी हम पढ़ रहे हैं समचतुर्भुज रोम्बस। तीनों ही जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, फिगर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसीलिए बड़े ध्यान से देखिए। अब है हमारे सामने समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। सम मतलब समान, सम का मतलब क्या हुआ? समान। समान। देखिए मैंने तीनों के आपको नाम ड्राइव करवाए हैं। समलंब में लंब समान थे, समचतुर्भुज में सब कुछ समान होगा, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है आपका, आगे बढ़ते हैं। तो समचतुर्भुज में देखिए आप, समचतुर्भुज में सारी भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होगी? समान होगी। मतलब सर ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, समझ रहे हैं? अब जैसा हमने अभी आयत के बारे में पढ़ा था वैसे मैं पढ़ाऊं कि सभी जो वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं वो सभी को क्या है? समचतुर्भुज हैं। वो सभी क्या है? समचतुर्भुज। क्यों है सर? क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज की भी, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं है, क्योंकि इनके जो एंगल है वो 90 डिग्री होते नहीं है। इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते ये वाले, जबकि वर्ग के चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। इस बात को याद रखेंगे, है ना। बाद में ये चीजें दिक्कत नहीं, एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। आकृति बनाते टाइम आप कभी भी रोम्बस या समचतुर्भुज की आकृति को वर्ग के जैसा नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वो गलत होगा क्वेश्चन करने में। ऐसा नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? समचतुर्भुज का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी पतंग। अब आइए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अगर एग्जाम में एक भुजा की लंबाई देगा तो आप सभी भी कर लेंगे, इससे काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए इसके बारे में और बातें। अब मैं इसके विकर्ण खींच रहा हूँ आपके सामने। एक विकर्ण ये होगा, बोलो हाँ, नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। एक विकर्ण होगा AC और दूसरा विकर्ण क्या होगा? BD। हाँ, आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जितना पास में लाता जाऊंगा, AC को जितना पास में लाता जाऊंगा BD बढ़ जाएगा। हाँ या इसको जितना पास में लाऊंगा ये इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर होते, कभी भी बराबर होते नहीं है। मतलब कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज से आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं एग्जाम में पूछ लेगा तो मैं ये लगा दूंगा, नहीं। इस चीज से कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। कैसा कॉन्सेप्ट? कि एक विकर्ण की जब भी लंबाई दे देगा तो कभी भी उसको दूसरे विकर्ण की लंबाई मानना नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ो मैं। इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। देखिए अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है
और ये एक लाइन है, तो ये वाला भी क्या होगा, तो ये भी कितना होगा, ये भी, सभी तो 90 डिग्री होंगे। एक 90 डिग्री बन जाता है तो सारे ही 90 डिग्री हो जाते हैं। हाँ यार, इसके जो है विकर्ण एक दूसरे को किस पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर से मतलब परिमाप की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका परिमाप वही होगा जो वर्ग का परिमाप होता है, a प्लस a प्लस a, और एरिया की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ, मैं बताऊंगा अभी क्यों, d1 इंटू d2 क्या होगा, हाफ d1 इंटू d2, जहां पर d1 पहला डायगोनल है और d2 कौन सा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है। हाफ गुणे में विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों के गुणनफल का आधा ही इसका क्या होता है, एरिया होता है। क्यों होता है आइए जरा समझ लेते हैं, और एग्जाम में क्या आपसे पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके जो अब एरिया के लिए ये सारी बातें बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, इसके विकर्ण कभी भी बराबर होते, लेकिन जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो वो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर लंबाइयों में बांटेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको O मान लूं तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट मैंने O माना है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के क्या है, बराबर। हाँ यार, मेरी पूरी बात को समझ पाए। अब देखिए, अगर आपको एक भुजा की लंबाई दे दे, क्या दे दे, एक भुजा की लंबाई दे दे, और अगर आपको दे दे एक विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई, तो हम दूसरे विकर्ण की लंबाई भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, ये तो सर 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, एक मुझे एक साइड दे दी ऑलरेडी, और इस विकर्ण की लंबाई देगा तो उसको आधा करके यहाँ रखूंगा या नहीं, और जैसे यहाँ आधा करके रखूंगा, एक भुजा मेरे पास पहले से पाइथागोरस प्रमेय से इसकी लंबाई निकल आएगी, और जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी, मेरे पास पूरा विकर्ण निकल आएगा। पूरा विकर्ण निकलने से मैं क्या निकाल दूंगा, एरिया निकाल दूंगा, क्षेत्रफल। एग्जाम में सीधा सीधा विकर्ण नहीं देता, आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मेरी पूरी बात को समझ पा रहे हैं, इतनी बात को नोट करें, फिर एरिया के बारे में क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाफ d1 d2, आगे बढ़ो। देखिए, अगर हम एरिया की बात करें समकोण त्रिभुज, देखिए ये जो d1 d2 कहां से आया ये आपको क्लियर कर देता हूं। इस d1 d2 के साथ लगा हुआ है साइन थीटा। क्या लगा हुआ है, साइन थीटा। किसी भी आकृति का फॉर्मूला यही होता है, दोनों भुजाओं का योग और उनके बीच का, दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच का एंगल, उनके बीच का। लेकिन इस केस में इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए यहाँ पर हम साइन थीटा को शो नहीं करते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला था हाफ d1 d2 साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा 90 डिग्री, साइन 91 हुआ, और 1 होने की वजह से इसको कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये फिगर हमारे सामने है। हमने बोला गया है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण, अभी मैं बोल रहा हूँ a बराबर 5 है, एक विकर्ण की लंबाई जो है आपके सामने वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6। तो बताइए एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा। अच्छा सर, कुछ पूछना है सर? इसमें विकर्ण अपन को कौन सा मानेंगे, दोनों ही विकर्ण है, लेकिन दोनों ही अलग है, बराबर नहीं। आपका कंफ्यूजन है सर कि जब विकर्ण d 6 सेंटीमीटर दे दिया तो मैं 6 किसको मान लूं, है ना। एक बात बताइए, आप 6 किसी को भी मान लीजिए, समझिए मेरी बात को, आप 6 किसी को भी मान लीजिए, दूसरा विकर्ण तो आपको निकालना ही है ना, जो दूसरी वीडियो आएगी वो दूसरे को। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस प्रकार का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे सॉल्व करना है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इस बात को समझेंगे, वैल्यू पुट करना सीख गए हैं। अब देखिए, लिखकर ऐसे देगा एग्जाम में, आपके सामने लिखकर कुछ इस प्रकार आता है
कि एक भुजा की लंबाई इतनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाकी और सारी साइड्स कहाँ चली गई, जबकि आपको पता होना चाहिए जब नाम समचतुर्भुज दे दिया इसका मतलब सारी भुजा बराबर। तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है। एक ही वैल्यू दी है 5, मतलब एक साइड कितनी है 5, तो सारी को कितना मान लो 5। आप अपनी सुविधा के लिए जो विकर्ण दिया है उसको ये वाला विकर्ण मान लो, ठीक है। एक बात बताइए कितना दिया है डी 6 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 6 दिया है तो 2 बराबर भागों में बांट दो, ये कितना होगा 3। आप एक ही तरफ लिखिए, एक तरफ मत लिखिए, क्यों? मैं अगर मुझे पता है कि इसका एरिया मुझसे पूछा है तो हाफ d1 d2 करूंगा। क्या करूंगा? हाफ d1 की वैल्यू तो दी है मुझे 6 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए हर हाल में d2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? d मतलब डायगोनल, ठीक है। अब इसको आप d2 मान लो या d1 मान लो, पहले बात बराबर। ये कितनी है 3 है, कितना है 3, और ये कितना है 5। आपको पता है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक बात बताइए, ये जो ट्राइंगल है OCD या COD, ये वाला जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री बन गया है? बिल्कुल सर, हर बार एग्जाम में ये 90 डिग्री ही बनेगा जब समचतुर्भुज का नाम आ जाएगा। ये 4 5 ये 3, तो ये कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से? कर्ण का वर्ग मतलब कि 25 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग अंडर रूट में, ठीक। ऐसे करूंगा ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग। ये तो कर्ण है, तो कर्ण मतलब 5 का वर्ग बराबर आधार कितना है 3 का वर्ग प्लस l का स्क्वायर। l इज इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू l स्क्वायर। l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, l इज इक्वल टू 4। l 4 मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 आ गई। आपको जोश में इसको ही वहां पर नहीं रख देना है। सर ये 4 तो यहाँ से यहाँ तक का आया है, और ये जो 4 है तो ये भी कितना होगा 4। तो बताओ दूसरा विकर्ण कितना हो गया 8 हो गया या नहीं? 4 और 4 8, और ये 3 पहले से दिया था 4 और 4 8। बिल्कुल सर, कितना हो जाएगा 24 इस सवाल का। ऐसे ही क्वेश्चन समचतुर्भुज से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जब एक विकर्ण आपको दे दे एग्जाम में तो दूसरा विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा, है ना। पूरी बात समझ में आ गई? जब तक रिवाइज नहीं करेंगे उनका ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप मतलब कि पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब P की वैल्यू आपको दी है, P की वैल्यू आपको दी। पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताना है। एरिया बताना, याद रखिए कि समचतुर्भुज के एरिया में साइड का कोई रोल नहीं है, डायगोनल का रोल है। अब देखिए करेंगे आप सब लोग, तो देखिए पेरीमीटर कितना दिया है 20। सर क्वेश्चन में वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्वेश्चन में किस फिगर का नाम दिया है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही बोला समचतुर्भुज तभी तो सारी प्रॉपर्टीज लगा पाएंगे, अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं रहेगा। समचतुर्भुज का पेरीमीटर 20 दिया था, मुझे पता है कि सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, एक भुजा 5 होगी, तभी तो जाकर पेरीमीटर 20 होगा। इस बात एक डायगोनल कितना दिया है 6 से, फटाक से करो। ये डायगोनल ये पूरा 6 है, दूसरा डायगोनल मुझे चाहिए, दूसरा बना दिया। 6 था तो ये आधा 3 कर दिया। अगर ये 3 ये 5 फिर से पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाऊंगा क्योंकि 90 डिग्री है, ये फटाक से 4 हो जाएगा। मेरे सामने फिर से फार्मूला हाफ d1 d2, हाफ d1 d2 हाफ
3 का हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 8, फिर से वही आ जाएगा कितना 24। मेरी बात को समझ पाओ बिल्कुल आए, कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करना आए ना। अगर मुझे इतना दे देता कि एक पेरीमीटर 20 है, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, बताइए दूसरा डायगोनल क्या हो, तब एरिया देना पड़ेगा क्वेश्चन। एरिया देनी है, जैसे आपको दे देता कि पेरीमीटर ये जो है आपके सामने, पेरीमीटर में नहीं दे रहा हूं, मैंने एरिया दे दिया। क्या दे दिया? एरिया जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। और D1 एक डायगोनल कितना है? 6 कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए दूसरा डायगोनल क्या होगा? आप कहेंगे 24 बराबर है किसके? हाफ D1 D2 के। एक डायगोनल 6 है, तो ये हो जाएगा इंटू D2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। ये 6 था तो 3 बचेगा, 8 बार कट जाएगा, मतलब D2 की वैल्यू क्या आएगी? 8 आ जाएगी। अब किसी भी तरीके से कर लीजिए, सारे तरीके आपको पता होना चाहिए, उससे सारे आपके काम हो जाएंगे। पूरी बात को समझ पा रहे? हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ो। अब कल की क्लास में हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इन तीनों आकृतियों से होंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो लेकर आऊंगा। यहाँ से मैंने आपको थोड़ी सी टीम बनाने की कोशिश की है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप रिवाइज करेंगे इन तीनों फिगर्स का। आज के लिए इतने रखते हैं क्योंकि ये मोर देन एनफ है, आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको देखने के बाद लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं इस प्रकार आपके सामने फ्री वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।